हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करेंगे एसएससी 2020 साइंस के क्वेश्चन, जिसके सेट नंबर 11 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो लिक्विड इन ग्लास का मतलब होता है जो द्रव तापमापी होता है, उसको लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर कहा जाता है, यानी द्रव तापमापी। द्रव तापमापी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द्रव तापमापी में आमतौर पर किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है एल्कोहल, पानी, लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन। क्लियर है? तो कॉपी पेन उठा लीजिए। अब हम करने वाले हैं थोड़ा और डीप। तो देखिए, एक टाइप का होता है द्रव तापमापी। तो द्रव तापमापी में किसका यूज होता है? ये होता है या तो पारे का या होता है एल्कोहल का। पारे का या एल्कोहल का। क्लियर है? नोट करें इसे। दूसरा, एक तापमापी होता है गैस तापमापी या गैसीय तापमापी। उसमें क्या होता है? उसमें होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। क्लियर है? गैस तापमापी में हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट होता है प्लेटिनम तापमापी। प्लेटिनम तापमापी, इसमें किसका प्रयोग होता है? इसमें प्लेटिनम का ही प्रयोग होता है। प्लेटिनम का प्रयोग होता है। क्लियर है? एक जो होता है उसको आप याद रखेंगे पायरोमीटर। पायरोमीटर। देखिए, पायरोमीटर में क्या होता है कि जिस भी चीज़ का मुझे ताप पता लगाना है, उसका क्या करूँगा, उसका विकिरण जो है उसको मैं काउंट कर लूँगा। विकिरण, मान लिया जैसे सूरज का मुझे ताप निकालना है तो पायरोमीटर से ही निकालूंगा, क्योंकि उससे आने वाली जो विकिरण है उसको मैं क्या कर लूँगा, काउंट डाउन कर लूँगा और उसके आधार पर उसका टेम्परेचर निकाल लूँगा। तो ये सारे मैंने थर्मामीटर बताए आपको। तो ये है किसकी बात? ये है द्रव तापमापी की। तो द्रव तापमापी में दो मुख्यतः यूज होते हैं, एक तो पारा और एक एल्कोहल। तो ऑप्शन में या तो पारा होगा या क्या होगा, एल्कोहल होगा। एल्कोहल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है? पहला इसका सही आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू, या इसको हिंदी में ऊष्मीय मान कहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि उसमें मान क्या होता है या कैलोरीफिक वैल्यू किसी की क्या होती है। तो इसको दो आधार पर निकाला जा सकता है। किसी भी ईंधन का मैं अगर 1 किलोग्राम लूँ तो उसमें जितने किलो जूल ऊष्मा का उत्पादन होता है या ऊर्जा वो देती है, तो उसको उसकी क्या कहा जाता है? ऊष्मीय मान कहा जाता है। यानी अगर मैं 1 किलो लकड़ी जलाऊँ, क्या जलाऊँ? 1 किलो लकड़ी, और उससे मुझे प्राप्त हो, जैसे 1 किलो लकड़ी का होता है लगभग 17,000 से और 22,000 के बीच में होता है। तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी जब 1 किलो लकड़ी जलेगी तो वो 17,000 किलो जूल मुझे क्या देगी? वो ऊष्मा देगी। तो उसको क्या बोलेंगे? उसका ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? अब लकड़ी का आपने पता करा। पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 45,000 होती है। और पेट्रोल से रिलेटेड जितने भी हैं, चाहे वो कैरोसिन हो चाहे वो डीजल हो, उसकी लगभग कितनी होती है? 40 से 45,000 ही होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर आंसर तो हो जाता है आपका क्या? कैरोसिन आपका आंसर हो जाता है। अब बात करें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? ये होती है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की होती है
कितनी? 13 किलो कैलोरी पर ग्राम, 13 किलो कैलोरी पर ग्राम नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान होता है। तो ये बात भी आप लोग नोट करके रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं होता है? तो हृदय के वाल्व में से निम्न में से कौन सा नहीं आता है? तो देखिए, महाधमनी जो है हृदय के जो वाल्व है उसमें भी आता है, एक त्रिकपर्दी वो भी आता है, एक हृदय कपाट वो भी आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर आ जाता है सेप्टम जो है हमारा हृदय वाल्व का हिस्सा नहीं होता। आपने पढ़ा होगा कि हृदय जो है उसमें कितने वाल्व होते हैं, ऐसे करके आपने देखा होगा हृदय का चित्र ऐसे। तो उसमें 4 वाल्व होते हैं, हृदय में 4 वाल्व होते हैं, 2 पीछे 2 आगे। अगर बाएं की बात करें तो बाएं में एक आलिंद होगा, एक निलय होगा, और दाएं में एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। आलिंद बाहर की तरफ को होते हैं और निलय जो है अंदर की तरफ को होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाता है सेप्टम, इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है? पेट यानी स्टोमच, बड़ी आंत, छोटी आंत, या जिगर, या लीवर। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा भाग है इन चारों में से जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में संग्रहित करता है। तो इसका आंसर है डी, यानी जिगर या लीवर इसका सही आंसर हो जाता है। सॉरी, जिगर, लीवर नहीं, जिगर अमाशय को कहा जाता है, अमाशय या जिगर जिसको हम कह देते हैं। क्लियर है? तो जिगर आप लोगों को याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो उसको स्टोर कौन करता है? उसको स्टोर करता है जिगर। और अगर वसा की बात करें हम तो वसा को स्टोर करता है हमारा लीवर, जिसे यकृत भी हम कह देते हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको नोट करनी है और याद भी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है कि हाइपोकैलेमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो देखिए, ये क्या होता है हाइपोकैलेमिया में, पेट और आंत, उनकी जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां वो क्या हो जाती हैं? खिंच जाती हैं। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? खिंच जाती हैं, और जिससे सोडियम की जो मात्रा है शरीर में वो बढ़ जाती है, और उसके कारण जो है उच्च ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तदाब हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम कह देते हैं। तो शरीर में जो सोडियम है उसका स्तर जो है पोटेशियम नियंत्रित करता है। यानी अगर पोटेशियम की कमी होगी तो हाइपोकैलेमिया होगा, और हाइपोकैलेमिया होगा तो सोडियम की अधिकता हो जाएगी, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाइपोकैलेमिया क्या है? बेसिकली पोटेशियम की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में पेट और आंत की मांसपेशियां खिंच जाती हैं, यानी पेट की जो प्रणाली है वो सारी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है, जिससे सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। और सोडियम की मात्रा बढ़ने से जो बीपी है यानी ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कौन से वाला होने वाला है? इसका आंसर डी होने वाला है कि हाइपोकैलेमिया जो है पोटेशियम की कमी के कारण हो जाता है। क्लियर है? आयोडीन की कमी के कारण आप लोगों को पता होगा कि घेंगा रोग होता है, और कैल्शियम की कमी के कारण आप लोगों को पता होगा रिकेट्स होता है। रिकेट्स या हड्डियां जो कमज़ोर होती हैं वो कैल्शियम की वजह से होती हैं, और आयरन की कमी से आप लोगों को पता होगा कि एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। क्लियर है? तो ये बात आप लोग नोट करेंगे कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स या हड्डियों की कमजोरी हो जाती है कई बार। ऑस्टियोपेरोसिस इसको बोलते हैं, हड्डियों की कमजोरी को
ऑस्टियोपेरोसिस आप लोग एक बार याद रखेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया या इसको हिंदी में अरक्तता भी कहते हैं, जिसको खून की कमी हम आम भाषा में बोल देते हैं। और पोटेशियम की कमी से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है। तो ये 4 बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव मुक्त करने में सहायक माना जाता है। यानी ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो तनाव से हमें क्या करता है, मुक्त कर देता है। और कई क्वेश्चन में इसको खुश करने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं, खुश करने वाला हार्मोन्स। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसको खुश करने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग नोट करेंगे, सेरोटोनिन इसका आंसर सही है। सेरोटिन जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, वो हमारा जो तनाव है उसको कम कर देता है, और या तनाव बिल्कुल क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। मेलाटोनिन आपको पता होगा कि ये जो है हमारी त्वचा को रंग देता है। टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष का क्या होता है, पुरुष का जो सेक्स हार्मोन्स होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। कैल्सिटेनिन जो होता है ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए होता है, यानी कैल्शियम का जो एब्जॉर्बेशन है वो हमारा करता है। तो सेरोटोनिन क्या करता है, ये तनाव मुक्त करता है। कैल्सिटेनिन क्या होता है, ये जो कैल्शियम है उसमें सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष का सेक्स हार्मोन्स होता है। और मेलाटोनिन जो होता है ये हमारी जो त्वचा है और नाखून वगैरह हैं उनमें जो उनकी जो वृद्धि होती है उनके लिए सहायक होता है। क्लियर है। तो ये चारों मैंने आपके क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लास्ट तक जरूर देखें, तभी फायदा होगा आपको। कॉपी पेन अपना लेकर बैठें जिससे कि आप लोग चीज़ें नोट कर पाएँ। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। किसने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो आपके ऑप्शन है वान ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, हेनरिक वेबर या रेन साबिन। आप लोगों को ऑप्शंस में से बताना है। तो देखिए ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी, जीवाणु की खोज की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की थी, रक्त परिसंचरण, ठीक। और जो हेनरिक वेबर है आपने देखा होगा कि इसने चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र में इसने काफ़ी काम किया है। क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र की का जो मात्रक है वो भी पढ़ा होगा आपने। क्लियर है। तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की, हेनरिक वेबर ने चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की खोज की थी। क्लियर है। यहाँ से आंसर क्या बन जाता है आपका, आंसर बन जाता है वी, यानी विलियम हार्वे हमारा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस वो सारी गैसें हैं जो पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी गई हैं, उनको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐसा माना जा रहा है कि जो पृथ्वी है वो एक भट्टी की तरह क्या हो रही है, लगातार तप रही है, यानी लगातार उसका तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके लिए कुछ गैसें जिम्मेदार हैं, उनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ जो हैं मानव निर्मित है। जैसे CFC है, आपने देखा होगा AC वगैरह में या फ्रिज में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। तो अब बात यह है कि ये जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस हैं ये कौन कौन सी हैं। तो आप लोग नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस। सबसे पहला जल वाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। 3 नोट करी।
पहला नोट कीजिएगा, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। नेक्स्ट करिएगा ओजोन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर है? तो आपने नोट करा, पहले नंबर पर जलवाष्प करा होगा आपने, पहले नंबर पर जलवाष्प, दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरे नंबर पर आपने मीथेन करा होगा, चौथे नंबर पर आपने ओजोन करा होगा और पांचवें नंबर पर आपने करा होगा नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा नाम नहीं है? इसमें से नाम नहीं है नाइट्रोजन का, तो यही हमारा सही आंसर हो जाता है। यानी नाइट्रोजन ऐसी प्राकृतिक गैस है जो ग्रीन हाउस गैसों में नहीं पाई जाती। ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाईं फुफ्फुस धमनी और बाईं धमनी की अगर मैं तुलना करूं तो निम्न में से कौन सा मेरा सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है आपका कि बाईं की तुलना में लंबी होती है, यानी दाईं जो धमनी होती है वो बाईं की तुलना में क्या होती है? लंबी होती है। दूसरा ऑप्शन है चौड़ी होती है। तीसरा ऑप्शन है छोटी होती है या आकार में समान होती है। तो इसका आंसर हो जाता है ए कि दाईं जो फुफ्फुस धमनी होती है वो बाईं की अपेक्षा क्या होती है? थोड़ी लंबी होती है। तो ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा है। तो आप लोग जब से मैं सेट कर रहा हूँ, 11वां आज सेट नंबर है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर सेट में एक दो क्वेश्चन जो है मात्रक से पूछे जा रहे हैं और स्टडी से भी पूछे जा रहे हैं, यानी किसी चीज़ का अध्ययन। तो ये आप लोग एक बार अपने अच्छे से तैयार कर लें, और अगर आपके तैयार ना हो तो प्लेलिस्ट में जाएं जीके ट्रिक्स के नाम से, और उसमें मात्रक एवं मापन नाम का चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, तो जा कर के वो चैप्टर आप लोग देख लेंगे। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है भाई? बल का होता है। कूलाम किसका होता है? ये होता है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का। और जूल जो है किसका मात्रक होता है? जूल कार्य का भी मात्रक होता है और ऊर्जा का भी मात्रक होता है और ऊष्मा का भी मात्रक होता है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि ओम हमारा मात्रक होता है एसआई किसका? प्रतिरोध का। किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और ओम को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओम को इससे प्रदर्शित करते हैं, यह है ओम। क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को क्या रखनी है? याद रखनी है। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि मैंने कहा था कि अध्ययन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जियोबायोलॉजी, जीरोनोलॉजी, कार्नोबायोलॉजी और माइकोलॉजी। तो जो कवक का अध्ययन है ये कई बार मैं करा चुका हूँ। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी यानी कवक का अध्ययन, जिस विज्ञान में हम कवक का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कि सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, यानी H2SO4 का मुझे क्या बताना है? इसका आणविक द्रव्यमान बताना है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान ऐसे निकालेंगे कि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 गुना 1, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 चौका 64, और सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 30.07, 30.07 आप लोग याद रखेंगे। तो कितना हुआ? 2 एकम 2 और 16 चौका 64, 32.20 होता है, 32.07 इसका होता है और प्लस 32.07। तो मैंने ऐड करा तो कितना हुआ? 64 2 68 और 2 64 2 66 और 2 68, 68 और 30 कितना? 98.07।
या तो आप लोग याद रख लेंगे या ऐसे निकालना सीख लेंगे। तो 2 H हैं तो 1 H का 1 होता है, 4 O हैं तो 1 का 16 होता है, तो 16 चौका 64, और 1 S है तो उसका होता है 32.07। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया 98.07। तो इसका आंसर सी सही हो जाता है, यानी 98.07 मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे बताना है कि निम्नलिखित तत्वों में से सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी मैं कई बार करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। ऑप्शन है आपके पारे, निकिल, जस्ता या ओस्मियम। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि इसका आंसर क्या है। ओस्मियम इसका सही आंसर हो जाता है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। तो आपने एक इक्वेशन याद की होगी कि CaO यानी चूने का पानी हुआ और उसमें CO2 प्रवाहित कर दी तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। और यही क्या होता है, दूधिया कलर का चूने का पानी होता है। जब आपने बुझी हुई कली में पानी मिलाया होगा तो उसमें से एक गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आप लोगों के घर में जब कली वगैरह होती है, तो पुराने टाइम में होती थी कली वगैरह, तो उसमें जब पानी डाला जाता था बहुत ज़्यादा भाप बनती थी, तो वो भाप जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती थी। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बिना कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूधिया रंग का पानी CaCO3 होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो वो दूधिया रंग हमें देता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट होने वाला है, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात विकार होता है जिसमें पीड़ित लोगों में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो जन्मजात होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, और इसमें जो पीड़ित लोग होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, यानी जो ऑक्सीजन का परिवहन है वो पूरी अपनी इफ़िशियंसी के साथ नहीं हो पाता, उसमें कुछ कमी होती है। किस कारण से? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो ऑप्शन है बोन मैरो का फेलियर, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस या थैलेसीमिया। 4 ऑप्शन में से मुझे बताना है। पहला है बोन मैरो फेलियर, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस या थैलेसीमिया। तो इस रोग का नाम है थैलेसीमिया, इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए थैलेसीमिया में क्या होता है, RBC की कमी हो जाती है, RBC की कमी। और RBC की कमी होगी तो उसमें RBC का क्या काम होता है शरीर में, कि जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन करना। तो RBC की कमी होगी तो ऑक्सीजन के परिवहन में कमी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे जो हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ज़्यादा कम बनेगा। ठीक है? तो ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये जन्मजात बीमारी होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है, और इसको केवल थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, पूर्ण रूप से इससे मुक्ति कभी भी नहीं मिल सकती। तो आप लोग याद रखेंगे थैलेसीमिया क्या है, एक जन्मजात विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता या RBC की कमी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, थैलेसीमिया कहते हैं। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये चैनल शेयर करें, और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें एक नए टॉपिक के साथ हम बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।